अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद वकास यूनस आज आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेके आए हैं। और नए टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है हर नए आने वाले व्यूवर से कि हमारे चैनल कंप्यूटर टॉक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जी। क्लास 10th का नया टॉपिक है 1.2 प्रोग्रामिंग बेसिक्स। अब प्रोग्रामिंग बेसिक्स क्या है? मीन के हम जिस तरह के आपको पता है कि हम सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सी लैंग्वेज में कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि हमने जब भी प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में तो हम उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। और उन रूल्स रेगुलेशन को अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन का नाम दिया जाए तो उसे हम सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स से क्या मुराद है? सिंटैक्स कहते हैं कि सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स। सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स इज नोन एज सिंटैक्स। मतलब हम ग्रामेटिकल उसूलों के मजमूए को सिंटैक्स कहते हैं। बहुत ही अहम डेफिनेशन है। और डेफिनेशन किस तरह आती है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सिंटैक्स एंड सिंटैक्स एरर। जब भी हम प्रोग्रामिंग बेसिक्स की बात करते हैं तो जिस भी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं तो उस लैंग्वेज के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, सिंटैक्स होते हैं, मतलब उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अगर इनको फॉलो ना करें तो सिंटैक्स एरर अकर होता है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स की जब वायलेशन होती है, जब हम सेट ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स को ब्रेक करते हैं तो तब सिंटैक्स एरर अकर होता है। मीन के जिस तरह के हमें कहा जाता है कि अगर आपने लिखना है प्रिंट और हम प्रिंट की जगह जो है ये कैपिटल में प्रिंट एफ लिख देते हैं, तो ये जो है सिंटैक्स की हम वायलेशन कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं सिंटैक्स को। तो मीन के ग्रामेटिकल रूल्स की वायलेशन कर रहे हैं तो ये एरर अकर होगा। इसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं। इसी के साथ हमारा अगला टॉपिक है 1.2.1 रिजर्वर्ड या कीवर्ड। रिजर्वर्ड या कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे अल्फाज जो पहले से डिफाइन हों, जिनके मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता हों, उन्हें हम रिजर्वर्ड या कीवर्ड भी कहते हैं। ये 32 वर्ड्स होते हैं। सी लैंग्वेज में 32 वर्ड्स ऐसे हैं जो पहले से डिफाइन हैं, जिनके मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता है। हमारी बुक में टेबल भी दिया गया है कि जो है ऐसे अल्फाज जो पहले से डिफाइन हों, जिनको हम रीडिफाइन नहीं कर सकते या जिनको हम जो है अपने किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, उन्हें हम रिजर्वर्ड भी कहते हैं, कीवर्ड्स भी कहते हैं। ये 32 वर्ड्स ऐसे हैं जो पहले से डिफाइन है, जिनका मीनिंग कंपाइलर को पता है, तो इन्हें हम रिजर्वर्ड भी कहते हैं और कीवर्ड भी कहते हैं। ये डेफिनेशन के तौर पे आता है। बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। इसी के साथ स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। अब स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि स्ट्रक्चर से क्या मुराद होता है? ढांचा, एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, एक स्पेसिफिक शेप जिसको हम फॉलो करेंगे। अब शेप से मुराद यही नहीं है कि वो आर्किटेक्चर होगा जिसको हम फॉलो करेंगे। शेप से मुराद ये भी है कि रूल्स रेगुलेशन का मजमूआ। जब हम प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं तो हम उन रूल्स को, उस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम के 3 पार्ट्स हैं। एक को हम कहते हैं लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन, दूसरे को हम कहते हैं मेन सेक्शन और तीसरे को हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन। सबसे पहले हम लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन की बात करते हैं। जब भी हम प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं तो हैश के साइन से स्टार्ट करते हैं। और इंक्लूड से क्या मुराद है? ऐसी फाइल्स जो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पहले से डिफाइन है, उनको हम यूज़ करना चाहते हैं तो हम इंक्लूड का वर्ड यूज़ करते हैं। मीन के ऐसी फाइल्स जो पहले से डिफाइन हैं और सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में मौजूद हैं, उनको अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम इंक्लूड के वर्ड से उनको जो है अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। इन्हें हम हेडर फाइल के तौर पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल के हैश इंक्लूड stdio.h और इसी तरह जो है math.h conio.h, तो ये जो ना हमारे पास वो फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स हैं
जो पहले से डिफाइन है और जिनको हम इंक्लूड के वर्ड से जो है अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं लाइब्रेरी फाइल्स को। तो इसको हम कहते हैं लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टॉप ऑफ द प्रोग्राम यूज़ हो रहा होता है, और लिंक सेक्शन इसलिए कहते हैं कि ये लिंक करवाता है उन फाइल्स के साथ हमारे प्रोग्राम को कि जो पहले से डिफाइन होती हैं। अगर हम stdio.h ना लिखें हेडर फाइल के तौर पे, तो हम प्रोग्राम के अंदर प्रिंट एफ और स्कैन एफ का फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है लिंक सेक्शन ये लिंक करवाएगा हमारे ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के साथ, किसको, प्रिंट एफ फंक्शन को, स्कैन एफ फंक्शन को ये लिंक करवाता है। और अगर हम हेडर सेक्शन की बात करते हैं तो ये टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखा जाता है, तो इसलिए हम इसको हेडर सेक्शन भी कहते हैं। सेकंड है हमारे पास मेन सेक्शन। अब मेन सेक्शन क्या होता है, इसमें हम कहते हैं कि प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो मेन सेक्शन से स्टार्ट होती है। मीन के प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना जो स्टार्ट होता है वो मेन सेक्शन से होता है। लिखते कैसे हैं, वाइड मेन, वाइड मेन। अब प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा वो वाइड मेन से स्टार्ट करेगा। कंपाइलर जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा वो वाइड मेन से स्टार्ट करता है। तीसरा और आखिरी पॉइंट हमारे पास है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। जब भी हम बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन की बात करते हैं तो ये करली ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और करली ब्रैकेट पे ही एंड होती है। इसके दरमियान हम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ हम प्रिंट के तौर पे लेना चाहते हैं या इनपुट के तौर पे, आउटपुट के तौर पे, या कंडीशंस लगाना चाहते हैं, तो वो हम इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। मतलब जो भी हम स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं वो इसके अंदर लिखते हैं, तो इसलिए इसको हम बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन कहते हैं। इसी के साथ हमारे पास एक दो और इसी में जन छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, और वो छोटे छोटे से पॉइंट्स क्या हैं कि हम अगर एक्टिविटी देखें इसके से पहले रिजर्व वर्ड के बारे में, मतलब कुछ हमें वर्ड्स दिए गए हैं और पूछा गया है कि ये कीवर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड हैं या नहीं हैं, तो इसको हम मतलब पहचान करके बताएंगे कि ये रिजर्व वर्ड हैं या नहीं है। फिर इसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंट नोट के तौर पे 3-4 पॉइंट्स हैं। वो इम्पोर्टेंट नोट में क्या है जी, 3-4 पॉइंट्स। सबसे पहले तो ये है कि सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट का ख्याल रखा जाएगा कि जिस फॉर्म में हम आउटपुट लेना चाहते हैं उसी फॉर्म में हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, और फिर उसके बाद लिख देता हूँ प्रिंट एफ वेलकम टू द 10th क्लास। तो पहले जिस स्टेटमेंट को मैं आउटपुट के तौर पे देखना चाहता हूँ वो पहले लिखी जाएगी, और सेकंड जिस स्टेटमेंट को मैं देखना चाहता हूँ आउटपुट के तौर पे वो सेकंड लिखी जाएगी। इसी तरह सेकंड पॉइंट है कि सी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब स्टूडेंट्स, केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हमें इसमें ये इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो वर्ड कैपिटल में लिखने हैं वो कैपिटल में ही लिखे जाएंगे, उनको हम लोअर केस में नहीं लिख सकते, और जो लोअर केस में लिखने हैं वो लोअर केस में ही लिख सकते हैं, उनको हम अपर केस में नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो वो एरर जो है वो शो हो जाएगा कि ये जो है आपके सेंसिटिव लैंग्वेज में मतलब एरर अगर हो जाएगा। और इसी तरह जो है हर स्टेटमेंट को एंड करने के लिए जो है ये टर्मिनेटर का साइन यूज़ किया जाता है। इसको हम आमतौर पे सेमीकोलन का साइन भी बोलते हैं, बट ये जो है टर्मिनेटर का साइन है। जब भी सी लैंग्वेज में किसी स्टेटमेंट को एंड करना है तो टर्मिनेटर के साइन से हम एंड कर सकते हैं। इसी के साथ छोटा सा एक और प्रोग्राम है, वो मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल में समझाऊंगा कि वो प्रोग्राम में मतलब ये जो 3 पार्ट्स हमने स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम पढ़े हैं, लिंक सेक्शन क्या है, मेन सेक्शन क्या है और बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन क्या है, इसी को जो है मैं प्रैक्टिकल की फॉर्म में आपको अगले लेक्चर में इंशाल्लाह समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा ताकि आपको इसका तसल्लीबख्श जवाब मिल सके। शुक्रिया।